एकदम धड़ल्ले से बेच रहे हैं और दे उन्हीं को रहे हैं। और इनके तमाम मित्र हैं, कोई 15,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़। आज तक तमाम कुंभ मेले लगे, लेकिन योगी जी संत हैं, उनके गवर्नमेंट में कुंभ मेला लगा, वहाँ एक IAS अफसर कुंभ मेले का इंचार्ज होता है, जिसके ऊपर पंचायती राज के घोटाले का आरोप लगता है, कर दिया। पहले अपराधी जो थे पुलिस से भय खाते थे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ये हो गई कि अब पुलिस राहजनी करने लगी, पुलिस तहबाजारी वसूली करने लगी, पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गई, पुलिस डकैती डालने लगी। अभी उत्तर प्रदेश का जो घोषणा चुनावी पत्र आ रहा है हमारा, उसमें साफ रूप से है गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं द ग्राउंड। आज हम यहाँ पर बैठे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, जो बनारसी चाचा के नाम से भी मशहूर हैं। कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले बनारसी चाचा आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी ही गहन मुद्दा है। ऐसा मुद्दा ना तो आपने पहले सुना होगा ना ही जाना होगा, जो कि है आर्थिक आतंकवाद। आतंकवाद या आर्थिक संकट तो आपने सुने होंगे, लेकिन आर्थिक आतंकवाद क्या है ये आपने नहीं सुना होगा। देश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद कांग्रेस की क्या मंशा है, देश में चल रहे आर्थिक संकट को लेकर कांग्रेस क्या कहना चाहती है, और उस पर कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी का क्या बयान है, हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक आतंकवाद जो आपने वर्ड निकाला है, इसके क्या मायने हैं और क्या है आर्थिक आतंकवाद? दरअसल इस वक्त जो हिंदुस्तान की दशा चल रही है, जैसे अडानी अंबानी और अपने तमाम उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश की सजोई हुई धरती, चाहे वो एयरपोर्ट हो या और भी सरकारी संस्थाएं हों, एकदम धड़ल्ले से बेच रहे हैं और दे उन्हीं को रहे हैं। और इनके तमाम मित्र हैं, कोई 15,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़ लेकर के इनके नाक के नीचे विदेश फरार हो जा रहा है। आज हम देश जो है आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। आपको मैं 1917 की रसिया की खूनी क्रांति याद दिला देना चाहता हूँ। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में पैर पसार रही थी और इस देश के तमाम राजा महाराजा और बादशाह अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि मुगलिया सल्तनत बिखर गई और जिसका परिणाम हुआ कि देश 200 साल और गुलाम हो गया। आर्थिक आतंकवाद का मतलब है कि इस देश में जो निचले तबके के लोग हैं, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में भी थे, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 2 मोमबत्ती के सहारे जीवन काटने वाले लोग, अब इनको ये बताया जा रहा है कि जो मीडियम श्रेणी है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था, जैसे किसान हो गए, छोटे छोटे दुकानदार हो गए, जो गली खोमचे में रेहड़ी पटरी वाले हो गए, इनका शोषण करना ये सरकार चालू कर दी है। जब ये मर जाएंगे, जो GST के मार्फत मरी रहे हैं, तो ये बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? लड़ाई 95% वर्सेस 5%, यानी इस देश की जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, 5% के हाथों में रहेगी। जैसे इस देश का ब्यूरोक्रेट है, आप एक उठा करके देख लीजिए। आज तक तमाम कुंभ मेले लगे, लेकिन योगी जी संत हैं, उनके गवर्नमेंट में कुंभ मेला लगा, वहाँ एक IAS अफसर
कुंभ मेले का इंचार्ज होता है, जिसके ऊपर पंचायती राज के घोटाले का आरोप लगता है, जिसके ऊपर बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप लगता है, वो मेला का इंचार्ज मोटरसाइकिल पे के नंबर पर मिट्टी ढुलाई करना, ये करना, वो करना। उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आई तो हमने समझा कि योगी जी संत हैं और ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो इस IAS अफसर को जरूर दंडित करेंगे। लेकिन माननीय योगी जी ने एक काम बखूबी किया कि उस IAS अफसर को अपने ज़िले गोरखपुर का DM नियुक्त कर दिया। पहले अपराधी जो थे पुलिस से भय खाते थे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ये हो गई कि अब पुलिस राहजनी करने लगी, पुलिस तहबाजारी वसूली करने लगी, पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गई, पुलिस डकैती डालने लगी। यानी पूरा काम गुंडों का जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना लिया, रास्ता अख्तियार कर लिया। योगी जी के राज में ये संभव हुआ। तो आर्थिक आतंकवाद का आने वाले दिनों में परिणाम जो होगा वो इतना भयावह होगा कि हिंदुस्तान में, भारत देश में सिविल वार से इनकार नहीं किया जा सकता। गृह युद्ध की संभावना है। ठीक है, भारत में लेनिन पैदा नहीं हो सकते, माओ से तुंग पैदा नहीं हो सकते, कार्ल मार्क्स पैदा नहीं हो सकते, अरस्तु पैदा नहीं हो सकते, लेकिन गांधी और नेहरू पैदा हो सकते हैं। गांधी और नेहरू पैदा हो सकते हैं। आर्थिक आतंकवाद जिस पे आपने मुद्दा उठाया सर कि ये संपत्ति बेच दी, वो संपत्ति बेच दी, गेल बेच दिया, व्हेल बेच दिया, या अभी देखा गया हमने एयर इंडिया टाटा के पास चली गई, तो इससे नुकसान क्या है? निजीकरण से नुकसान क्या आपको दिख रहे हैं? क्योंकि अगर निजीकरण होता है तो नौकरियां, सरकार जिस प्रकार से बता रही है कि नौकरियां बढ़ जाएंगी, लोगों के पास रोजगार आ जाएगा, क्या आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? 7 सालों में कितना रोजगार बढ़ा है उसका हिसाब डाटा बता दें। मुंह से नहीं, फेंकने से नहीं, जुमलेबाजी करने से नहीं। कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया? पकौड़ा उद्योग, बूट पॉलिश करना या करवाना, क्या यही रोजगार है? आपको बता रहा हूं कि 23 से 24% डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है UPSC में। कोई अमेरिकन कंपनी से बुला लिया गया, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम 12 से 14 साल की सर्विस होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। एक व्यक्ति को आप उठा करके किसी कंपनी से उठाए, उसे IAS अफसर बनाए और उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। ये क्या है? मतलब कौन सी सोच है आपकी? अभी जानते हैं आने वाले समय में जो ये ब्रिस्टा प्रोजेक्ट है ना, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, उसमें 1400 लोगों के बैठने की क्षमता है, और जो पुरानी पार्लियामेंट है 750 लोगों के बैठने की क्षमता है। 1400 और 750 लोगों में अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा? इससे दिक्कत क्या होने वाली है सर? दिक्कत जो होने वाली है वो दिक्कत सबसे बड़ी ये होगी कि ये हर जगह जो संघ की मंशा है कि इस देश में 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। अच्छा जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से चाइना में वहाँ से मनोनीत करके बुला लिए जाएंगे, यानी चुनावी प्रणाली और संविधान को ख़त्म करने का ये इनकी मंशा है। तो आपका कहने का मतलब है कि 750 की जो भी बैठने की व्यवस्था है अब 1400 हो गई है, मतलब दुगनी, तो वो दुगने लोग जो हैं वो संघ से आके बैठेंगे जी। अब आप आए, क्योंकि जो चाइना में पद्धति है कम्युनिज्म की, सेम उसी रास्ते को अख्तियार संघ की मंशा है, संघ करना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, जो ये संघ के विनायक दामोदर सावरकर थे। आप बताइए, अभी ये मुद्दा चल रहा है लखीमपुर खीरी के मुद्दे को समाप्त करने के लिए, कि गांधी जी के कहने पे माफ़ी मांगा।
आप बताइए 1911 से लेकर के 1913 के बीच में 6 बार माफ़ी मांगा है विनायक दामोदर सावरकर ने, जबकि 1915 में इंडिया में गांधी जी आए, मोहनचंद करमचंद गांधी आए 1915 में। तो आप बता दीजिए 4 साल पहले, उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी, तो इनसे माफ़ी मांगने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करके गांधी जी ने कहा, या ये अपने दिव्य दृष्टि से वहाँ पहुँचे? तो मेरे कहने की मंशा ये है कि कम से कम आपको जो स्थिति हमारी आपकी पीढ़ी, हमारी और ये इनकी पीढ़ी, केशव भाई की पीढ़ी, श्री राम भाई की पीढ़ी, क्योंकि इसका परिणाम आपको 10 से 15 साल बाद, जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। मुझे याद है, मैं बचपन की बातें, जब मैं छोटा हुआ करता था तो हमारे वहाँ 1970 के दशक में डकैतियाँ पड़ती थी। तो डकैती किस चीज़ की पड़ती थी? गेहूँ, चावल, खाद्यान्न पदार्थों के लिए डकैती डाली जाती थी। वही स्थिति होने वाली है। अब आरएसएस वाले जो नीचे दबे कुचले लोगों को क्या समझा रहे हैं कि जो मीडियम श्रेणी वाले हैं, बड़ा फुदक रहे थे, अब इनके भी बच्चे आपके साथ फावड़ा चलाएंगे और मीडियम श्रेणी को समाप्त करने का ये है आर्थिक आतंकवाद कहते हैं। आर्थिक आतंकवाद। और इसका जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की आप कल्पना कर भी नहीं सकते हैं किस तरह से रिएक्शन होने जा रहा है। अच्छा, देश में लगातार ये बातें उठ रही हैं, आपने लगातार देखा होगा कि पहले जब कोरोना महामारी चल रही थी, ऑक्सीजन संकट आया, बीजेपी के जितने मंत्री थे, गृह मंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, उन्होंने लगातार बोला कि कोई संकट नहीं है, देश में ऑक्सीजन फुल है। अभी रिसेंट में जो चल रहा है, कोयला संकट हो गया है, बिजली संकट आ गया है। केजरीवाल जी के मंत्री कह देते हैं कोयला संकट है। ऐसा हो गया है कि दिल्ली में, जहां हम अभी बैठे हैं, कि दिल्ली में 2 दिन 3 दिन के लिए लाइट की कटौती की जा सकती है, कोयला संकट है। तो उनके ऊर्जा मंत्री आगे बोल देते हैं कोई कोयला की संकट नहीं है, किसी प्रकार का संकट नहीं। तो जब संकट है ही नहीं तो लगातार ये बातें उठती कहाँ से? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है और बार बार अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए बीजेपी, आप कोरोना काल में पूरे देश, पूरे विश्व में तबाही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही उत्तर प्रदेश में थी, जो नंबर 1 प्रदेश का तमगा देकर के माननीय प्रधानमंत्री आए हुए हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय एजेंसी के अनुसार, कौन है, एनएसबी के, एनसीबीआर क्या बोलते हैं, जो वहाँ आंकड़ा दिया है, वहाँ आंकड़ा जो दिया है कि सबसे ज़्यादा कोरोना काल में घोटाला 400 रुपये के यंत्र 4000 में खरीदे गए। गंगा इलाहाबाद में बहती हैं, अफ़गानिस्तान में नहीं बहती हैं, या अमेरिका में गंगा नहीं का अस्तित्व तो नहीं है, हिंदुस्तान में है, यूपी से होकर के जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा लाशें साइबेरिया में तैरती हुई मिली थी क्या? उत्तर प्रदेश में ना, वहाँ पैरासीटामॉल के अभाव में लोग मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। दुनिया में आदमी हर चीज़ भूल सकता है। ये सब आर्थिक आतंकवाद की नींव है। तो सर बोलेगा कौन इस पे? मतलब ये बताइए, कांग्रेस की क्या नीतियाँ? कांग्रेस भी उस तरह से मुद्दों का नहीं आपके पास जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी ने उन मुद्दों को लगातार उठाया, उछाला। 400 रुपये का सिलेंडर हो गया, आपके यहाँ पे सिलेंडर के लोग बैठ जाते थे। कांग्रेस उस तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ के जनता की आवाज़ उठा रही है? दरअसल क्या है, धर्म की अफीम जो होती है या स्मैकिया, तो धर्म रूपी स्मैक पी करके इस देश की जनता, खास करके युवा वर्ग, डायरेक्ट स्वर्ग जाने के फिराक में, डायरेक्ट राम से मिलने के फिराक में मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका था इस देश में। और किसी को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलने लगे तो उसका सांस्कृतिक जो है रिएक्शन होता है, तो उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। इन्होंने झूठ की राजनीति सुबह से शाम तक ही झूठा परोसते रहे। तमाम टीवी चैनलों पर ये
फॉल्स न्यूज़ दिखाने लगे। समझ रहे हैं? तो आपको इसका परिणाम, भयावह परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा सर, जो यहाँ पे लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आर्थिक संकट आ गया देश में बेरोजगारी फैल गई है, देश में कोयला का संकट है, ऑक्सीजन का भी संकट है। आप लोगों ने यहाँ पे एक नया टर्म इजाद कर दिया, आर्थिक आतंकवाद। मतलब आर्थिक भी है और आतंकवाद भी है। तो आप और आपकी पार्टी कांग्रेस इसको किस प्रकार से देख रही है? किस प्रकार का आर्थिक आतंकवाद है जो देश में अभी फैला हुआ है? कांग्रेस पार्टी की साफ नीति है, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे नवाब या बहुत रिच उच्च वर्ग हो, वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करती है। कांग्रेस का हमेशा ये प्रयास रहा है कि मीडियम वर्ग जो है वो कभी भी किसी भी आर्थिक स्थिति में ना डूबे, किसी सामाजिक बुराइयों में ना शामिल हो, और मध्यम वर्ग से ही, मध्यम वर्ग के दिए हुए ही टैक्स से जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं। सरकार की बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे गैस सिलेंडर पर हो, चाहे अन्य पॉलिसियाँ खरीदता हो सरकार की योजनाओं की, या अदर जो भी योजनाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो होती है वो मध्यम वर्ग की होती है। हमारे देश की आज़ादी के बाद से जो था मध्यम वर्ग एक आर्थिक समृद्धि और एक अपने आप को विकासशील के रूप में देखने लगा था। और संघ ने एक काम जरूर किया भारत के अंदर कि जो मध्यम वर्ग था उसे एक धर्म की राजनीति और धर्म की जो अफीम पिलाई, वो धर्म की अफीम पी तो गया, लेकिन उसने उस धर्म की अफीम के चक्कर में देश के विकास को, देश के उज्जवल भविष्य को भूल गया। वही कारण है आर्थिक आतंकवाद का। चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की जेब से धन निकलकर वो सरकारी खजाने में पहुंचा किसी न किसी रूप से, और वो पैसा बिना अनाप शनाप रूप से देश की योजनाओं के नामों पर खर्च हुआ और बंदरबाट हुआ। 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये लगातार भेज तो रही है सरकार अकाउंट में। अगर आप पूरे महीने में अगर आप 10,000 का टैक्स लेते हैं किसी गरीब से, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने पीने के अन्य सामग्रियों पर, 2,000 रुपये का देने से क्या भला होता है? हाँ, उन लोगों का जरूर भला होगा जिन्हें मेहनत नहीं करनी है, जिन्हें 5 किलो राशन कार्ड पर जीवित रहना है, या सरकार के दिए हुए साल में 2 जोड़ी कपड़ों पर जीवित रहना है, या फ्री में दी हुई दवाइयों पर जीवित रहना है। ऐसा वर्ग तो बड़ा खुश होता है, और वो खुश इसलिए होता है क्योंकि देखिए नोटबंदी के दौरान हमने चुनाव में देखा 19 के और 17 के विधानसभा में जब यूपी में हम लोग गए तो हमसे उन गरीब लोगों ने ये कहा कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को गलत नहीं मानते। बोले क्यों? बोले कि उसने सबको बरोबर लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को लाइनों में, उन लोगों को लाइनों में लगा दिया, उन लोगों को दिक्कत में कर दिया जो हमारा शोषण करते थे। देखिए मध्यम वर्ग की वजह से ही निचले तबके का रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी में दवाइयों का खर्चा चलता है। चूँकि मध्यम वर्ग के पास जब पैसा होता है समाज के अंदर, वो कभी मकान बनवाएगा, कभी मकान की मरम्मत कराएगा, कभी कुछ चीज़ खरीदेगा, कभी कुछ खरीदेगा, जिसका फ़ायदा सीधा निचले तबके को, देश के समाज को मिलता है। मध्यम वर्ग इतना परेशान है सर, तो आपकी क्या नीति है? सबसे बड़ी बात आ जाती है सर पक्ष की और विपक्ष की। आपने लगातार देखा होगा यहाँ पे जितने भी संकट हो रहे हैं, आप कोई भी संकट उठा के देख लो, देश में इतने आंदोलन चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सरकार तो चुप है, सरकार कुछ नहीं कह रही है, मोदी जी किसी बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस की क्या नीति है? कांग्रेस को क्या करना है अब? कांग्रेस की खुली विचारधारा है कि हम मध्यम वर्ग को खुले मन से पूरा सपोर्ट करेंगे। हम
गरीबों के साथ भी उतने ही हैं जितने के मध्यम वर्ग के साथ हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि भारत में कोई भूख से दम तोड़े या कोई शाम को भूखा सोए। आप तो नहीं चाहते सर, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की क्या नीति है जो अभी जो सत्ता में है? अभी आप सत्ता में नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश का जो घोषणा चुनावी पत्र आ रहा है हमारा, उसमें साफ रूप से है गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ, अच्छा जी, गरीबों के मध्यम वर्ग के साथ कांग्रेस का हाथ, महिलाओं की सुरक्षा के साथ कांग्रेस का हाथ, व्यापारियों के साथ कांग्रेस का हाथ, किसानों की समस्याओं के साथ कांग्रेस का साथ। जहां जहां कांग्रेस किसानों का खून बहा, वहां देश के अंदर या दलित बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटी, वहां पर कांग्रेस दिखाई दी। चाहे वो हाथरस का मामला हो दलितों में, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, दलितों में राहुल गांधी जी गए, चाहे दिल्ली 26 जनवरी को गोली लगने से किसान की मौत हो रामपुर जनपद के, वहाँ पे प्रियंका गांधी जी गई, चाहे लखीमपुर खीरी हो, वहाँ पे पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। तो लगातार मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो भारतीय मीडिया ने छुपाया है। प्रियंका गांधी जी 9:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक 45 किलोमीटर पैदल चली हैं लखीमपुर खीरी के बॉर्डर तक, और 10 किलोमीटर के अंदर जब वो पैदल चल रही थी, बारिश और आंधी थी। क्या अखिलेश यादव किसानों के लिए गए? क्या मायावती जी किसानों के लिए गई? क्या योगी जी किसानों के लिए गए? क्या शिवपाल जी किसानों के लिए गए? नहीं गए। सवाल यह है कि हम लोगों के दुख दर्द में समस्याओं के साथ खड़े हैं। अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में गौड़ से बैनाम गांधी जी की है। हम गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। ये जनता को फैसला करना होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि वो गांधी विचारधारा के साथ है या गोडसे के साथ है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। आपने इतनी बात कही कि 45 किलोमीटर प्रियंका जी चली थी, मुख्यमंत्री पद का दावेदार होंगी कांग्रेस की प्रियंका जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राज्य में आज तक चुनाव से पहले या चुनाव से पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करती है। सर, प्रियंका जी बन रही है मुख्यमंत्री के नहीं? देखिए, जब उनके नेतृत्व में समर्थन आएगा तो और कौन बनेगा? उनके अलावा और कौन है? प्रियंका जी के अलावा प्रियंका जी बनेंगी मतलब। लेकिन वो देश की बड़ी राजनीति है, वो राज्य में नहीं उलझेंगी, वो कांग्रेस को एक गति दे रही है, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।